पार्ट नंबर 2 में बेटा आपका स्वागत है। पार्ट नंबर 2 प्रबंध के सिद्धांत, अवधारणा एवं महत्व। मैंने कहा था ये पार्ट थोड़ा बड़ा होगा, इसमें 14 सिद्धांतों की बात करने वाले हैं और इसी पार्ट में हम 14 के 14 खत्म करेंगे। क्लियर हो गया? पहला सिद्धांत बेटा देखिए, प्रबंध के सिद्धांत में पहला सिद्धांत आता है आपका कार्य विभाजन। 3 मैंने लिख दिए, इसके बाद 11 बचेंगे हमारे पास। कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए नाम, इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा होगा, आप भी लिखोगे नोटबुक में, ठीक है ना। इतना सा बिल्कुल इतनी सी नोटबुक बनने वाली है आपकी, पतली सी, ठीक है। उसी में सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। तो कार्य विभाजन यानी डिवीजन ऑफ वर्क, इसने बोला इसमें क्या, देखो नाम से पता चल रहा है कार्य विभाजन यानी कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। इसमें होता क्या, देखो कार्य को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर हर जो काम है ना जो आपने डिवाइड किया है उसको उस बंदे को सौंपा जाता है जो उस काम में निपुण होता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब उसको वो काम बहुत अच्छे से करना आता है। तो आप उसको ऐसा काम देते हो जिससे क्या होता है, उसको और भी ज्यादा स्पेशलाइजेशन, मतलब वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उसको विशिष्टीकरण मिल जाता है उसमें, मतलब वो उस चीज को हैंडल करना बहुत इजीली सीख जाता है। ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, मतलब एक काम को पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा और फिर जो छोटे छोटे काम है उनको उस व्यक्ति को सौंपा जाएगा, वो भी किस कैसे उसकी योग्यता के अनुसार, मतलब वो उस काम में कितना निपुण है ऐसे दिया जाएगा, ताकि क्या है मुझे पता चल जाए कि ये बंदा आपसे ये काम हैंडल कर सकता है और बहुत अच्छे से कर सकता है, जिससे वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। तो ये हमें समझ में आ जाता है इस वाले सिद्धांत में। तो कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर व्यक्ति को उनकी योग्यता, क्षमता और अनुभवों के आधार पर, किसके योग्यता, क्षमता एवं अनुभवों के आधार पर कार्य का एक ही भाग सौंपा जाए। इसमें क्या बोला हुआ है, कार्य को छोटे छोटे भाग में बांटकर व्यक्तियों को उनकी योग्यता, क्षमता या अनुभव के आधार पर कार्य का एक ही भाग सौंपा जाए, ताकि कर्मचारी उसमें विशिष्टता प्राप्त कर सके, यानी स्पेशलाइजेशन ले सके, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो कार्य क्षमता और कुशलता है ना वो क्या होती है, बढ़ती है। तो इसमें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ है, काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक काम को उस व्यक्ति को देना है, उस व्यक्ति को काम सौंपना है जो उसमें निपुण हो, वो उसकी योग्यता के अनुसार, उसके अनुभव के अनुसार उसको काम सौंपो, ताकि विशिष्टीकरण का लाभ आपको प्राप्त हो, स्पेशलाइजेशन आपको मिले, ठीक है, जिससे वेस्टेज नहीं होती ना रिसोर्सेज की। चल, अधिकार एवं उत्तरदायित्व यानी अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा पेपर के लिए कि अधिकार एवं उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। इसके अनुसार जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य सौंपा जाता है, यानी अगर आप किसी व्यक्ति को कोई काम देते हो और उस कार्य के परिणाम के प्रति, यानी जो उसका रिजल्ट आने वाला है उसके प्रति अगर हम उसे उत्तरदायी भी ठहराना चाहते हो, इसका मतलब मैंने आपको एक काम दिया कि आपको यहाँ पे ये चीज करनी है और अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको उसके लिए उत्तरदायी भी, रेस्पॉन्सिबल भी ठहराऊंगा। समझ में आ गया? अगर ऐसा करना है तो ये तभी संभव है यदि उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार भी, उत्तरदायित्व को निभाने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार भी सौंपे गए हो। तो उसमें क्या बोला, इसने बोला भाई उत्तरदायित्व और अधिकार जो है ना साथ साथ चलते हैं। इसके अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति को काम सौंपते हैं और उसको बोलते हो अगर तूने ये काम नहीं किया तो तू बेटा देखिए उत्तरदायी होगा, तू फिर ना तेरे को भुगतना पड़ेगा। तो भाई अगर तुम ऐसा कुछ बोल रहे हो तो उसको अधिकार भी तो दो, उस काम को निपटाने के लिए पर्याप्त अधिकार भी देने पड़ेंगे आपको, उसको समझ में आ गया, पावर्स भी देनी पड़ेगी, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। आगे अनुशासन की बात करें, डिसिप्लिन, सीधा सीधा सा इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में काम कर रहे लोगों को, यानी जो कर्मचारी है, चाहे वो अधीनस्थ हो चाहे वो आपका सुपीरियर हो, ठीक है, जो ऊपर वाले उच्च अधिकारी होते हैं, कोई भी हो, तो काम कर रहे लोगों को संगठन के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी संगठन में जो नियम बनते हैं उनका पालन करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि संगठनात्मक जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो सके और जो संगठन की जो कार्यवाही है, संगठन में जो काम वाम चलता है, संगठन का जो भी पूरा तरीका है उसको सफलतापूर्वक किया जा सके, संगठन का काम वाम जो है उसको तरीके से किया जा सके, उद्देश्य प्राप्ति आसानी से हो, ठीक है। इसके लिए आपको संगठन के जो नियम है ना उनको मानना पड़ेगा, जिससे डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, एक तरीके से काम चलता है। 3 सिंपल से थे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, कार्य विभाजन, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनकी जो व्यक्तियों को उनकी योग्यता, अनुभव, क्षमता के आधार पर कार्य दिया जाना चाहिए, ताकि उसमें वो विशिष्टता प्राप्त कर सके और जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता और कुशलता क्या होती बढ़ती है। अधिकार उत्तरदायित्व, अगर किसी व्यक्ति को आप कोई काम सौंप रहे हो और उसको उसके लिए उत्तरदायी ठहराना चाहते हो तो उसको साथ में क्या दो, पर्याप्त अधिकार भी दो, ये बोला उसने। अनुशासन, संगठन में जो नियम है उन नियमों का सबको पालन करना चाहिए, ताकि क्या संगठन के जो उद्देश्य है उनको आसानी से प्राप्त किया जा सके और जो संगठन की कार्यवाही है उसको सफलतापूर्वक किया जा सके। क्लियर है? 3 नोट डाउन कर लो बेटा, समझ में आ गए होंगे आप तो ये। अब आगे देखिए बेटा, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है आदेश की एकता, यानी यूनिटी ऑफ कमांड। और 5वां निर्देश की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दो के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं और इसी में ये दोनों सिद्धांत भी हमारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। डिफरेंस बेटा पूरा है, कंप्लीट डिफरेंस है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे अर्थ की। तो उसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर
एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से क्या होनी चाहिए, आदेश प्राप्त होने चाहिए। इसमें क्या बोला, आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड में बोला गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। जबकि यहाँ पे बोला निर्देश की एकता में बोला हुआ है कि इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य वाली यानी जो एक जैसे उद्देश्य वाली जो विभिन्न क्रियाएं विभिन्न क्रियाओं को एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी की जानी चाहिए। मतलब एक जैसे उद्देश्य वाली जो क्रियाएं होती है उनको एक ही अध्यक्ष के अधीन क्या कर दो, पूरा कर लो। और उनके लिए योजना भी ना एक ही होनी चाहिए, एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। देखो बोल क्या रहा है, ध्यान से समझना। पहले में मैंने बोला जो हमारा आदेश की एकता यानी यूनिटी ऑफ कमांड और दूसरा हमारा निर्देश की एकता यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, जिसमें पहले वाले में बोला गया कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को, या जैसे मान लो मैं कर्मचारी हूं तो उसको एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से यानी मेरे ऊपर एक ही हेड होगा। मतलब मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, समझ में आ गया, मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, दो उच्च अधिकारी नहीं हो सकते। उसने बोला एक समय पर एक ही हेड होगा, ठीक है, और उसी से उसको आदेश प्राप्त होने चाहिए। वो जो बोलेगा मैं उसे करूंगा और उसके लिए मैं क्या होगा, उत्तरदायी भी होगा। और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा। मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, याद रखना इस वाले में। जबकि इसमें बोला कि जो समान उद्देश्य वाली है, जो एक जैसे उद्देश्य वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं जो उनको अलग अलग मत करवाओ, कुछ इससे ऐसे नहीं, उनको एक ही जगह लाओ और उसने बोला एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी करवाओ कि भाई तू इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि तू इन सभी एक जैसी क्रियाओं को तुम हैंडल करोगे। तो एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी कर देनी चाहिए और उनके लिए एक ही योजना बनाओ। क्यों, एक जैसे उद्देश्य वाली क्रियाएं तो उनके लिए एक ही योजना बनाई जानी चाहिए। क्लियर हो गया। उसका निर्णय लेना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्पष्ट होगी, पहले से बता दी गई होगी। तो जिसको अधिकार दिए होंगे वही क्या होंगे, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होंगे और वही यहाँ पे निर्णय लेगा, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे निर्णय हमेशा कौन लेगा, सिर्फ उच्च प्रबंधकीय स्तर द्वारा निर्णय लिए जाते हैं इस वाले केस में। आगे इसमें जिसको अधिकार दोगे वही निर्णय लेगा, वही उत्तरदायी होगा, ठीक है ना। कुशल की बात करें तो ये छोटे संगठनों के लिए कुशल है यानी उपयुक्त है। अगर हम बात करें तो ये छोटे संगठनों के लिए उपयुक्त है, ये बड़े और जो जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टाइप के जो संगठन होते हैं उनके लिए उपयुक्त है। क्लियर। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था को रोकना है। दोहरी अधीनस्था मैंने समझा दी कि मेरे ऊपर दो हेड नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसका गलत मीनिंग निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक के ऊपर दो हेड कभी नहीं हो सकते, याद रखना। क्लियर हो गया। तो उसने बोला यहाँ पे ये इसका उद्देश्य जो है दोहरी अधीनस्था को क्या है, रोकना है। साथ साथ में उतार भी लीजिए बेटा। आगे इसने बोला तो जैसे मतलब कि कोई ए बंदा है, ठीक है, कोई बी बंदा है, ठीक है, इसके ऊपर सी बंदा बैठा हुआ है, हेड है। तो ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि इसके ऊपर भी सी है और इसके ऊपर भी सी है, तो यानी ये चल जाएगी ये वाली केस। बट अगर इन दोनों के ऊपर एक से ज्यादा हेड बैठे हुए हैं तो दिक्कत हो जाएगी। यानी बहुत सारे कर्मचारी है उनके ऊपर एक हेड है वो तो चल जाएगा क्योंकि भाई हेड एक होगा तो चलेगा, मगर दो अगर हेड आपने मतलब दो अगर आपने सुपीरियर दो उच्च अधिकारी बैठा दिया सर के ऊपर तो दिक्कत हो जाएगी। भाई किसकी बात मानोगे फिर, बात को समझ रहे। तो ये बिल्कुल सही तरीका है। बट अगर मैं यहाँ पे DEF 3 हेड बना दूं और उनके नीचे बेचारे इनको बैठा दूं तो दिक्कत हो जाएगी फिर, कि एक के ऊपर बहुत सारे हेड हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। फिर किस किस की बात मानेगा। तो इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था को रोकना है, जबकि इसका उद्देश्य क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है। पहले प्लीज यहां तक समझिए फिर आगे बढ़ेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को एक समय पर केवल एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह कर्मचारी उसी अधिकारी के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। जबकि इस सिद्धांत के अनुसार समान उद्देश्य वाली जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको एक ही अध्यक्ष के अधीन पूरी की जानी चाहिए और उनके लिए एक ही योजना बनानी है। यहाँ पे इसने बोला निर्णय लेना, अधिकार और उत्तरदायी, यहाँ उत्तरदायित्व यहाँ पे स्पष्ट होता है। इसका मतलब जिसको आप अधिकार सौंपोगे वही निर्णय लेगा, वही उत्तरदायी होगा। जबकि यहाँ पे निर्णय जो है उच्च प्रबंधकीय स्तर के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ पे हमने कहा छोटे संगठनों के लिए ये कुशल है, ये बड़े और जटिल कॉम्प्लेक्स संगठनों के लिए क्या कुशल है। उसके बाद उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य दोहरी अधीनस्था को रोकना है। मतलब एक के ऊपर दो बंदे नहीं होने चाहिए, एक के नीचे कितने सारे बंदे जाए चल जाएगा बट ऊपर सर पे नहीं बैठने चाहिए, ठीक है ना। जबकि इसका उद्देश्य जो क्रियाओं के अनदेखा होने को रोकना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लचीलापन, परिवर्तनों को अपनाने में कम लचीलापन है। मतलब अगर कोई चेंजेस आते हैं यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी, इसमें मतलब कम लचीलापन है। जबकि परिवर्तनों और लचीलेपन के लिए अधिक क्या अनुकूलनीय है। ये क्यों बोला अधिक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। मतलब कोई भी अगर चेंजेस होगा तो इजीली अडॉप्ट कर लेगा ये वाला केस, बट यहाँ पे अडॉप्ट कर पाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है प्रभाव की अगर हम बात करें, इससे कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं और इससे पूरा संगठन प्रभावित होता है।
इससे क्या होता है, कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित होते हैं, इससे पूरा संगठन क्या होता है, प्रभावित होता है। तो जहां तक समझ में आ गया होगा, छोटा सा डिफरेंस था, ज्यादा टाइम लिया नहीं मैंने आपका, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे भी। बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। छठा वाला पॉइंट देखिए बेटा, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत हित सामान्य हित के अधीन। इसका मतलब होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये, जैसे समझ मान के चलो यहाँ पे 50 लोग हैं मान लो खड़े हो रखे हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या नाम है, अगर हम एक को मार देते हैं तो बाकी 49 बच जाएंगे। या तो ये तरीका है या तो सबको मरने दो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई एक को मार ही दो। इसका मतलब व्यक्तिगत हित को मत देखो, व्यक्तिगत हित को मत देखो। ये कह रहा है कि जनरल इंटरेस्ट को देखो, मतलब सामान्य हित को देखो। सीधी सी बात है, जो सबके लिए अच्छा है उसको देखो, जो एक के लिए अच्छा है उसको मत देखो। तो उसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक संगठन के हित को, किसको, व्यावसायिक संगठन के हित को कर्मचारी के जो निजी हित है उससे ऊपर माना जाना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो संगठन का हित है उसको ऊपर रखो और जो निजी अपना हित है ना उसको क्या रखो, पीछे रखो, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है इस सिद्धांत के अनुसार व्यावसायिक जो हमारा संगठन है के हित को कर्मचारी के निजी हितों से क्या माना जाना चाहिए, ऊपर माना जाना चाहिए। उसका कर्मचारियों का पारिश्रमिक, बट पारिश्रमिक मतलब जो सैलरी वैलरी उनको आप देते हो, सैलरी कमीशन वमीशन देते हो, उनकी बात कर रहा है, यानी रेम्युनरेशन टू एम्प्लॉइज। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जो सैलरी वेतन जो भी आप देते हो, कमीशन वमीशन, वो क्या मिलना चाहिए, उचित मिलना चाहिए, जो उन्हें कम से कम एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर क्या उपलब्ध करा सके। मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, मतलब रोटी कपड़ा मकान जैसी इच्छा तो उनकी पूरी हो जाए, ऐसा तो दो कम से कम। तो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, जो उन्हें कम से कम एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर उपलब्ध करा सके। तो 2 पॉइंट तो सिंपल से थे, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। पहले वाले में बोला कि संगठन के हित को ऊपर रखना चाहिए निजी हित से, ठीक है ना। और दूसरे में बोल रहा है कि उनको कम से कम इतना पैसा तो दो बेटा, इतनी सैलरी तो दो, कि इतना इतना रेम्युनरेशन तो दो कि वो कम से कम एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर उपलब्ध हो सके उनके लिए, ठीक है ना। उसके बाद केंद्रीयकरण तथा विकेंद्रीकरण, इसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसने बोला केंद्रीकरण में क्या होता है, जब सेंट्रलाइजेशन होता है तो के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो किसके पास होते हैं, उच्च प्रबंधकों के द्वारा किए जाते हैं। यानी सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब सिर्फ निर्णय सिर्फ जैसे मान लो मैंने सारी पावर मेरे पास है, सब सारे निर्णय मैं ले रहा हूं, तो ये सेंट्रलाइजेशन है बेटा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार जो है निम्न स्तर तक फैला होता है। इसका मतलब एक से ज्यादा मतलब लेवलों तक, मतलब बहुत सारे लोगों के पास क्या निर्णय लेने का अधिकार है, थोड़ी थोड़ी पावर सबके पास है। मतलब कंप्लीट पावर अगर मेरे पास है तो वो सेंट्रलाइजेशन है, बट मैंने अपनी पावर थोड़ी थोड़ी सभी आपने क्या है साथ के टीचरों को दे रखी है, तो उसका मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो अब बढ़िया क्या है, सेंट्रलाइजेशन अच्छा है या डिसेंट। देखो अगर मैं सारी पावर अपने पास रखता हूं, हर तरह की पावर, कोई दूसरा बंदा डिसीजन नहीं ले सकता मेरे अलावा, तो ये भी गलत है। और मैं सारी पावर सबको दे दूं, मैं कुछ ना करूं, यानी सारा डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण कर दूं, विकेंद्रीकरण कर दूं, तो वो भी गलत है। यानी कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन करूंगा तो भी दिक्कत है, और कंप्लीट डिसेंट सबको बांट दूंगा, अपने पास कुछ नहीं रखूंगा, वो भी गलत है। इसका मतलब आपको ना तो पूरी तरह से अपने पास सारी चीजें रखनी, सारी चीजें अपने पास भी रखनी है, सारी चीजें बांटनी भी नहीं है, संतुलन बनाना दोनों के बीच में। तो केंद्रीयकरण के अंतर्गत जो सभी महत्वपूर्ण निर्णय जितने भी होते हैं वो उच्च प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं, जबकि विकेंद्रीकरण के अंतर्गत निर्णय लेने का अधिकार निम्न स्तर तक फैला होता है, बहुतों के पास होता है। इनके बीच उचित संतुलन होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, उचित संतुलन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी संगठन पूर्णतया पूरी तरह से केंद्रीकृत करोगे, ठीक है, या विकेंद्रीकृत करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो पूर्णतया केंद्रीकृत या पूर्णतया विकेंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। तो आपसे पेपर में पूछा जाए क्या कंप्लीट करना, कंप्लीट पूर्णतया केंद्रीकृत रहना सही है, बोलोगे नहीं। पूर्णतया विकेंद्रीकृत, बोलोगे नहीं। इससे बढ़िया है आप पूर्णतया मत बनो, कुछ हद तक कुछ पावर जो मेन डिसीजन वो अपने पास रख लो, बाकी सारे क्या कर दो, बांट दो। पावर जो निर्णय लेने की जो अधिकार है बांट दो, बाकी को मेन अपने पास रखो, बाकी बांट दो, ये बढ़िया है। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा बढ़िया है कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से। दोबारा बोल रहा हूं, कंप्लीट अगर सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन करते हो तो वो गलत है। कंप्लीट कभी नहीं हो, यानी पूरी पावर अपने पास रख लो या पूरा सबको बांट दो, अपने पास खोखले बन जाओ, तो ये गलत है। इससे बढ़िया आप इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन हो जाओ और इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कुछ अपने पास रखो और कुछ बांट दो, ऐसा करो। क्लियर, चलो। फिर उसके बाद 9वें नंबर पे बेटा कोई और होता है, वैसे तो यहाँ पे जो सिद्धांत होता है 9वें नंबर पे कोई और होता है, बट मैं पहले ये वाला करा देता हूँ, उसके बाद करा दूंगा उसे, ठीक है। व्यवस्था अथवा क्रमबद्धता, यानी ऑर्डर की बात कर रहा है। तो इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण है बेटा उसको वही काम दो। इसका मतलब सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाओ और सही वस्तु को सही स्थान पर रखो, बस इतना सिंपल सा है। इस सिद्धांत के अनुसार सही व्यक्ति को सही कार्य पर लगाना चाहिए तथा सही वस्तु को सही स्थान पर रखा जाना चाहिए, इतनी बात बोलता है। यानी प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए, प्रॉपर ऑर्डर। क्लियर, यहां तक उतार लो बेटा, 9 सिद्धांत आपके खत्म होते हैं। आगे देखिए बेटा,
सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन, इससे अभिप्राय औपचारिक अधिकार रेखा से है, यानी एक आपका फॉर्मल लाइन की बात कर रहा है, ठीक है, एवं संदेशवाहन से है, कम्युनिकेशन से है। तो उसने बोला इससे अभिप्राय औपचारिक अधिकार, यानी औपचारिक मतलब एक तरीके से फॉर्मल जो लाइन होती है ना, अथॉरिटी लेवल होता है, उस हिसाब से लाइन होती है, संदेशवाहन होता है, जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ, ठीक है, निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। बेटा क्या बोला उसने, इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा या बोलो एवं संदेशवाहन से है, जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक की एक सीधी रेखा में चलती है, यानी ऊपर वाले उच्चतम अधिकारी से निम्नतम जो अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। अब इसने बोला समतल संपर्क क्या होता है, यानी गैंग प्लैंक क्या होता है। अगर आपको यह भी पता होना चाहिए यहाँ पे गैंग प्लैंक क्या होता है, तो इसका उपयोग समान स्तर यानी एक ही स्तर के कर्मचारियों द्वारा सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए किया जाता है। यानी एक ही स्तर के अगर दो कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो समझ लेना वो गैंग प्लैंक होता है। बेटा गैंग बना रहे हैं, एक तरीके से समझ लो इस तरह से, ठीक है, के लिए किया जाता है ताकि संदेशवाहन में देरी ना हो, ताकि संदेशवाहन में देरी ना हो। तो उसका मतलब अगर डी और आर इन दोनों के बीच में संपर्क चल रहा है, तो बेटा सीधे एक ही समान स्तर के हैं, ये एक ही समान स्तर के हैं, तो यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं संपल और समतल संपर्क, समतल संपर्क। क्लियर है। तो इससे अभिप्राय एक औपचारिक रेखा एवं संदेशवाहन से, किससे अभिप्राय, सोपान श्रृंखला यानी स्केलर चेन, ठीक है ना, जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद मैंने बोला एक समतल संपर्क भी होता है, समतल संपर्क, जिसका उपयोग समान स्तर के जैसे सी क्यू बी पी डी आर और ई और एस, अगर ये आपस में एक समान स्तर के कर्मचारियों द्वारा सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए अगर कुछ चीज यूज की जा रही है तो उसे समतल संपर्क बोलेंगे। ये इसलिए यूज किया जाता है, कभी कभी ऐसे भी संदेशवाहन चल जाता है ताकि संदेशवाहन में देरी ना हो, इसलिए हम इसको ऐसे भी कभी कम्युनिकेशन ऐसे कर लेते हैं। ये बस जल्दी करने के लिए किया गया है, इसको समतल संपर्क बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा समता। क्या आता बेटा, समता आता है। समता का मतलब होता है बेटा इक्विटी। क्या मतलब होता है, इक्विटी होता है। तो उसने बोला कर्मचारियों के साथ आपको न्याय से, उदारता, मैत्रीपूर्ण और समानता का व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब आपको कर्मचारी के साथ है ना न्यायपूर्ण, ठीक है ना, उदारता से, मैत्रीपूर्ण, समानता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे इनका अधिकतम योगदान प्राप्त हो सके, ताकि ना आप उनका जितना अच्छा बिहेव करोगे वो आपके लिए उतना अच्छे से काम करेंगे तो अधिकतम योगदान प्राप्त होगा। प्रबंधकों को कर्मचारियों के साथ किसी प्रकार का जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ये सब फैलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उनके साथ मैत्रीपूर्ण भाव से रहो, मैं एक मित्रता के वे में रहो, ठीक है, अच्छे तरीके से रहो। उसने बोला अच्छा व्यवहार करो उनके साथ, ताकि उनसे ज्यादा आउटकम आप ना ले सको, अधिकतम उनका योगदान आपको प्राप्त हो सके। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है कर्मचारियों में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। एक चीज याद रखना बेटा, 14 के 14 प्रिंसिपल ढंग से सुन लो, क्योंकि अगर आप ढंग से समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ना कौन से प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, वरना आपको समझ ही नहीं आएगा। भाई पेपर में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है इसके ऊपर, तो इसलिए पता होना चाहिए कि क्या बोल रहा है वो लाइन। अगर आपको लाइन का मतलब समझ में आ रहा है ना तो भाई इसका क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा बड़े प्यार से। समझ में आ गया। तो कर्मचारियों में स्थायित्व की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, तो उसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए, यानी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि काम कुशलतापूर्वक जारी रहे, काम कुशलतापूर्वक जारी रहे। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि अगर देखो आपके यहाँ कर्मचारी क्या है, जैसे मान लो कि कभी चले जाता है, ठीक है, 10 दिन काम करता फिर निकल जाता है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको उसको भरोसा दिलाना होगा कि तुम अच्छे से काम करोगे, फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये मिलेगा। उसका एक टेन्योर फिक्स कर दो कि कम से कम 4 साल तक को मिनिमम यहाँ करना ही पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी अगर जितनी रहेगी ना, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता जितना बना रहेगा, स्थायित्व जितना बना रहेगा, उतना काम जो है कुशलतापूर्वक जारी रहेगा, याद रखना। तो कर्मचारियों में स्थायित्व बना रहना चाहिए। उनका जो टेन्योर है, जो उनका टाइम पीरियड है, उनको भी फिक्स करोगे। जैसे बोलो ना कि 3 साल तक आप यही काम करोगे, या क्या नाम है, आपको उनको अच्छे से क्या नाम है फ्यूचर का वो दिखाया करो कि मतलब फ्यूचर में आपको ये बेनिफिट हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो स्थायित्व बना रहेगा। जब वो स्थायित्व बना रहेगा तो काम भी क्या होगा, कुशलतापूर्वक रहेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अगला आता है पहल बोल लो, इनिशिएटिव या फिर पहल क्षमता बोल लो। इसमें क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार संगठन में कर्मचारियों को योजना बनाने, अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, तो प्लानिंग करने में ना कभी कभी क्या होता है, देखो ना जो हेड लोग होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं, बट उससे अच्छा ना क्या नाम है, एक नीचे जो लेवल पे काम करता बंदा वो सोच लेता, उससे भी अच्छा। मूवीज में तो कई बार देखा होगा आपने,
ठीक है, कोई भी मूवी आप उठा लो, बहुत सारी मूवीज ऐसी, उसमें क्या होता है कि जो सीनियर इंस्पेक्टर एंड ऑल से काम नहीं हो रहा था, वही नीचे वाला बंदा करके दिखा देता है। तो ऐसे यहाँ पे बोला गया कि भाई कर्मचारियों को ना ऑर्गेनाइजेशन के नीचे लेवल तक का पता होता है, तो इसलिए जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करो, कोई प्लानिंग करो, कोई चीज इंप्लीमेंट करनी हो, लागू करनी हो, तो ऐसे केस में ना उनको भी ना पहले पूछ लिया करो, उससे क्या नए नए आइडियाज चीजें मिलती है आपको। तो वही चीज बोल रहा है इस सिद्धांत के अनुसार, संगठन में कर्मचारियों को योजना बनाने या फिर अगर आप योजना लागू कर रहे हैं तो वो उसमें ना अवसर प्रदान करना चाहिए कि वो भी दखल अंदाजी करें, वहां पे बातें रखें अपनी भी, ठीक है ना। इससे क्या होता है, वो भी प्रेरित होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वो बोलते हैं मुझसे भी पूछा है। तो मतलब एक उनका ना सेटिस्फेक्शन लेवल बोलूं या फिर मतलब एक प्रेरणा उनमें रहती है, संतुष्टि रहती है। तो ये देखने को मिलता है कि हाँ, कि वो जो उच्च लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो हमसे भी क्या है पूछताछ करके फिर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये बोल रहा है बेटा 13 के 13 नोट डाउन कर लो फटाफट से। अब बेटा लास्ट वाला पॉइंट देखिए, उसके बाद ये हमारा पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। सहयोग की भावना, इसमें एस्पिरिट डी कॉर्प्स लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने बोला एस्पिरिट डी कॉर्प्स में क्या लिखा हुआ है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार, इसने क्या बोला देखो पहले नाम से देखो, सहयोग की भावना यानी सहयोग, मिल करके काम करने की बात कर रहा है। तो सहयोग की भावना एस्पिरिट डी कॉर्प्स की बात कर रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार कर्मचारियों में टीम भावना, कौन सी भावना, टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए, यानी टीम भावना जगाओ, ये बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? टीम भावना। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों से वार्तालाप के दौरान, जब वार्तालाप मतलब बातचीत होता है, तो उसको सीधे अच्छे इसमें बातचीत लिख लो हिंदी में ना सही से। तो उसने बोला इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को लगातार, यानी जो बड़ा जो उच्चतम स्तर के जो होते ना मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए, कर्मचारियों में टीम भावना बनाए रखनी चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों से बातचीत के दौरान मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैं ये कर लूंगा तो मैं नहीं, हम सब ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो हम यानी आई की जगह वी को यूज करने के लिए कहता है कि आई नहीं, मैं से कुछ नहीं होता, हम करेंगे हम। तो एक सहयोग की भावना, एक टीम भावना को यहाँ पे जागृत किया जा रहा है, क्या ना जगाया जा रहा है, जिससे क्या है जो काम है उसको कुशलता से और प्रभावपूर्णता जो भी है कुशलता से अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट किया जा सके, यानी कुशलता से अच्छे कुशलता से मतलब उसको कंप्लीट किया जा सके, ऐसे बोल रहे ना। क्लियर हो गया? तो ये हमारे 14 के 14 सिद्धांत हमारे खत्म हो जाते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में, जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। बेटा हाँ एक चीज और बता दूं, इकोनॉमिक्स की वीडियोस तो आपको पता ही है सारी डली हुई है, इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस डली हुई है, चाहे वो एक पहली बुक हो सेकंड बुक हो, सब हिंदी में डला पड़ा है। तो प्लीज अगर आपके 11th क्लास के कोई दोस्त है, तो अगर उनको अगर आप बोलना चाहते हो कि हिंदी में इकोनॉमिक्स अगर कहीं मिल नहीं रही, तो आप मेरे यहाँ पे जाकर देख सकते हो, आपको हिंदी में 11वीं और 12वीं दोनों के मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना। फटाफट से देखिए, कंप्लीट पेपर उसी कंटेंट से आएगा, ये तो आपको पता ही है, कहीं से बाहर से आता हुआ कोई पेपर है नहीं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन जो है आजकल के जो हमेशा क्या है न्यूज पे बनता है पैटर्न पे, जैसे अभी बजट आया तो बजट के ऊपर क्वेश्चन मार देंगे, जैसे उस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो वहां पूछ रहा था क्वेश्चन, तो एक तो करंट उस पर रहता है, बट वो भी सब मिलता जुलता कॉपी से ही होता है। तो सारा कंटेंट ना अवेलेबल है वहां पे, सब कुछ उसी में से ही आता है, मैक्सिमम 95% पूरे कोर्स का मतलब कॉन्सेप्ट वहीं से आएंगे पेपर में जो भी आएंगे। तो आप प्लीज 11वीं 12वीं जो भी हो, आप वहां से अपनी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर सकते हो, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली, जिनको कहीं भी कंटेंट नहीं मिलता बेटा सारा कंटेंट डाला हुआ है विद न्यूमेरिकल। क्लियर? चलो